हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, साथ ही उस एमसीक्यू के साथ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सेक्शन उसमें इन्वॉल्व है, उस सेक्शन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन जो एमसीक्यू है उसके साथ साथ कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता रहेगा। अगर आपने किसी सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है या समझना है, एग्जाम में लिखना है, तो आपका यहाँ पर कंसेप्ट भी क्लियर होगा और उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू भी यहाँ पर क्लियर होंगे। बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो इसका जवाब अवश्य आपको पता होगा। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ताकि इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ पहुंचती रहे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो कन्फेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे पहले कन्फेशन के बारे में सीआरपीसी में कहां पर दिया गया है, 164 के अंदर कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। 164 में वहां पर किस किस को पावर दी गई है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, उन दोनों के पास पावर है क्या करने की, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की, कन्फेशन को रिकॉर्ड करने की। लेकिन वहां पर क्या उनके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि केवल वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन है या नहीं है, या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिन्हें की मजिस्ट्रेट ने एम्पावर्ड किया है, उन्हें शक्ति दी है कि आप इस तरीके के कन्फेशन ले लीजिए, या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कि हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड है। तो ऐसे में सेक्शन 174 में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, उन दो वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट सीआरपीसी के एमसीक्यू के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसे पहुंचा देंगे, किसको, एक्यूज पर्सन को। साथ ही उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किए हैं उनको ट्रांसफर करवा देंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है 24 घंटे के अंदर, अगर कंप्लीट नहीं होती 24 घंटे के अंदर, इसकी किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है, या फिर कोई अदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि उसके लिए चार्ज लेता है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रखता है, तो इसका कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पढ़ी होगी या समझी होगी तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा, क्योंकि हमने सेक्शन 167 को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वहीं पर इसका सही जवाब आपको मिलेगा। इसका सही जवाब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती तो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस केस को देख रहा है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को केस को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किए हैं, इसके अलावा एक्यूज पर्सन को एज एम पर्सन। इसके अलावा इससे एक और सेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है सीआरपीसी का, सेक्शन 57, जो क्या कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी भी एक्यूज को डिटेन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कहता है थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 के अनुसार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रिमांड पर रख सकते हैं किसी भी पर्सन को मैक्सिमम, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है कि वो किसी पर्सन को जो है पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। तो अगर आपने सेक्शन 167 वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। मैं बता देता हूं, मैक्सिमम 7 दिन तक जो है पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसी पावर है।
अगर बात करें वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो उनके पास पावर है कि वो मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकते हैं। 15 दिन से ज़्यादा रखना है तो उसे जुडिशियल कस्टडी में रखना होगा, ना कि पुलिस कस्टडी में। ऐसे में ये 90 और 60 दिन तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर 90 और 60 दिन हो चुके हैं तो एक्यूज पर्सन के पास जो है डिफॉल्ट बेल का जो है यहाँ पर राइट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर एक तरीके से रिकॉल कर लिया है पीछे वाले कंसेप्ट को। अगर आपने वो वीडियो भी देखी होगी तो आपने इसको भी यहाँ पर समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 172 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर एक डायरी को मेंटेन करते हैं उसका यूज किस चीज के पर्पस के लिए किया जाता है। क्या एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, या विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, या फिर कोर्ट के द्वारा ट्रायल में इंक्वायरी में कोर्ट को मदद मिल सके, या फिर पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। किस पर्पस के लिए जो है यहाँ पर डायरी मेंटेन की जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 172 में। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कौन सी सेक्शन है जहां पर पुलिस ऑफिसर एक डायरी को मेंटेन करते हैं, सेक्शन 172 में। और डायरी किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, वो यूज की जाती है कोर्ट को ट्रायल में मदद करने के लिए, इंक्वायरी में मदद करने के लिए, ना कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ना कि विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, ना ही पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में वो मदद कर सके। अब हम इसी सेक्शन को आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 172 किस चैप्टर के अंदर आती है। चैप्टर 12 आपको याद रखना है। चैप्टर 12 किस बारे में बात करता है। चैप्टर 12 बात करता है जब पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस के पास पावर होती है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सेक्शन 172 क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग में डायरी मेंटेन की जाएगी सेक्शन 172 के अनुसार। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, हर एक पुलिस ऑफिसर जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 12 के अंदर, तो डे बाय डे यानी कि हर दिन क्या प्रोसीडिंग हुई, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कंडक्ट की पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ख़त्म की थी, किस प्लेस पर उन्होंने विजिट किया, वहाँ पर क्या देखा, ये सारी स्टेटमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पर एक डायरी के अंदर इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं 1A क्लोज के बारे में कि वो क्या कहता है कि विटनेस की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अंदर उसे भी डायरी में शामिल किया जाता है। 161 के बयान यानी कि जो गवाही ली जाती है केस के फैक्ट के बारे में, जो भी व्यक्ति जानता है वो कंप्लेनेंट है, कोई अदर पर्सन है, तो उसे हम 161 के बयान कहते हैं जो कि डायरी के अंदर शामिल होते हैं। और ये सारी चीजें जो है फॉरवर्ड की जाती है किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। अब बात करें इसके अगले क्लोज के बारे में। 1B में क्या कहा गया है कि जो ये डायरी मेंटेन की जा रही है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो ये डायरी वॉल्यूम में होनी चाहिए और ड्यूली पेगामेंटेड होनी चाहिए, यानी कि इनकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। एक सही तरीके से इनको जो है सीक्वेंस वाइज लगाना होगा प्रॉपर स्पेस के द्वारा, यानी एक बिल्कुल सीक्वेंस सही तरीके से उन्होंने डायरी को मेंटेन करना होगा। ये नहीं है कि कोई पेज कहीं लगा दिया, कोई ऐसे लगा दिया। जो भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसके अनुसार यहाँ पर डायरी मेंटेन करनी होगी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस चीज को देख रहा है तो उसके काम के पर्पस के लिए है, एडवोकेट देख रहा है तो उसे यहाँ पर एक तरीके से डिफेंस भी मिल जाता है कि इन्होंने तो ये डॉक्यूमेंट डाला ही नहीं है, ना ही प्रॉपर है, तो यहाँ पर आप इस मुद्दे पर भी बहस कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड क्लोज के बारे में। सेकंड क्लोज क्या कहता है, सेकंड क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बना था कि क्रिमिनल केस में जब भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसी जो डायरी है वो मेंटेन करके सेंड की जाती है कोर्ट को, तो क्या
वो एविडेंस पर्पस के लिए यूज हो सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वो एविडेंस पर्पस के लिए यूज नहीं होती, केवल वो कोर्ट के अंदर जो ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है, उसमें मदद करने के लिए यूज की जाती है। थर्ड क्लोज यहाँ से भी काफी यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि ना तो एक्यूज्ड ना ही उसके एजेंट हकदार है किसी भी तरीके से ऐसी डायरी को मंगवाने के लिए, क्योंकि वो केवल कोर्ट को रेफर की जाती है। और अगर पुलिस चाहे तो पुलिस ऐसी डायरी को बुला सकती है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि पुलिस ने कोई बयान लिखे हैं 161 के अंदर, अब उन्हें पता नहीं है क्योंकि केसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में पुलिस अपनी मेमोरी को दोबारा से जब वो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है तो वो फाइल मंगवा के उसे देख सकता है उस डायरी में उसने क्या क्या चीजें लिखी हुई है। या फिर कोर्ट को लगता है कि पुलिस ने जो भी वहां पर लिखा है तो उसे कोर्ट जो है, कोर्ट को ऐसा लगता है यहाँ पर इस पर्पस के लिए वो जो पुलिस ऑफिसर है उसके विरोध में यहाँ पर ये जा रहा है, जो जो उन्होंने काम किया है उसके अगेंस्ट, तो तब भी इसका यूज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। जैसे 161 के बयान है उसमें उन्होंने कुछ फेरबदल किया है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के 145 के पर्पस के लिए तो इस तरीके से जो है डायरी को अप्लाई किया जाएगा, यानी पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जो है डायरी को बुला सकते हैं। एक्यूज पर्सन और उसके कोई भी एजेंट हकदार नहीं होंगे ऐसी डायरी को बुलाने के लिए, चाहे वो पढ़ने के पर्पस के लिए किसी भी तरीके से है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट सीआरपीसी के क्वेश्चन के बारे में कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है इन सभी में से जो अप्लाई होगा कब, जब जो पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो ऑफिसर है उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी पर्सन ने क्या कर लिया है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। तो ऐसे में कौन सी सेक्शन अप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पर हमारी सेक्शन 174 अप्लीकेबल होगी। तो आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिटेल में समझा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है कि किस सेक्शन को इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करवाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और मैं स्क्रीन पर भी आपको विजिबल करा दूंगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।